बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन। एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को खोलना, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना और उनसे दो नए डीएनए बनाना, इस चीज़ को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये एक सेल्फ सिंथेसिस प्रोसेस है डीएनए का, जो हर सेल की ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा होता है। और वो किस स्टेज में होता है? इंटरफेज की एस स्टेज में। जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि जो डीएनए नए डीएनए बनाने के लिए एज ए टेम्पलेट, एज ए सांचा यूज होता है, उसे पेरेंट डीएनए कहते हैं। और जो डीएनए इस टेम्पलेट या पेरेंट डीएनए से बनते हैं, उन्हें डॉटर डीएनए कहा जाता है। अब इस डीएनए की रेप्लिकेशन के मुतालिक बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए। मैंने आपके सामने ए, बी और सी की फॉर्म में इसे लिखा है। आपको यहां पे नजर आ रहा है कि सबसे पहले ये जो ए मॉडल है हमारे पास, एक पेरेंट डीएनए है। वो पेरेंट डीएनए कुछ यूं दो डीएनए बना रहा है कि वो उसकी अपनी असली हालत को कायम रखता है। नया डीएनए मुकम्मल तौर पे अलहदा से बन जाता है, यानी जो डीएनए की पेरेंट फॉर्म है वो मुकम्मल तौर पे कंजर्व हो गई, मुकम्मल तौर पे बच गई, मुकम्मल तौर पे उसका जखीरा हो गया। इसलिए इस मॉडल को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरे नंबर पे आपको बी में नजर आ रहा है कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल दो डीएनए के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बना रहा है कि हर के अंदर डिफरेंट इकसाम के टुकड़े डिस्पर्स होके मिक्स हुए हैं। इसे हम डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं, टुकड़ों वाला मॉडल कहते हैं। अब हुआ कुछ यूं कि जब डीएनए में साइंस ने तरक्की की तो ये दोनों मॉडल रॉन्ग साबित हो गए कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फिर क्या हुआ? वाटसन और क्रिक ने, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो मॉडल डीएनए का पेश किया, इन्होंने एक पेशन गोई की, इन्होंने एक चीज प्रपोज की। वो चीज क्या थी कि डीएनए की रेप्लिकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होती है। मतलब क्या है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सबसे पहले अनजिप किया जाएगा, खोला जाएगा, और हर पुराने स्ट्रैंड के साथ एक एक नया स्ट्रैंड लगेगा। जैसा कि आपको इन कलर कॉम्बिनेशन से पता चल रहा होगा कि हमारे पास ये रेडिश में जो पेरेंट डीएनए है, जो टेम्पलेट डीएनए है, वो मौजूद है। अब हुआ क्या कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स को अनजिप किया गया, खोला गया, और अनजिप्ड जो स्ट्रैंड हैं उनके साथ नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए। एक पुराना स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड, यानी जो पेरेंट डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड बच गया, एक नया आके लगा। इस वजह से इसे कहा गया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपको डिफरेंट तरह से एमसीक्यूज में दिया जा सकता है। अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जिसे वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया लेकिन साबित नहीं किया, साबित इसे करने वाला जो साइंटिस्ट है वो दो हैं, मीजलसन एंड स्टाहल। इन्होंने इसका प्रूफ दिया और उस प्रूफ के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट की डायग्राम भी अभी इंशाल्लाह ताला हम शो करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, इसने इस पूरे तजर्बे के लिए बैक्टीरिया के डीएनए को यूज किया। बैक्टीरियल डीएनए को इसने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स के साथ ग्रो करवाया। दो तरह के आइसोटोप्स यूज हुए, एक लाइटर आइसोटोप जो नॉर्मली भी यही होता है N14, और एक हैवियर आइसोटोप यूज हुआ जो N15 था। अब इसने क्या किया? इसने सबसे पहले, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने जो प्रोकैरियोटिक डीएनए था उसे हैवियर आइसोटोप में ग्रो करवाया। अब हैवियर आइसोटोप डीएनए के अंदर जुड़ गए और हमारे पास जो कुछ नस्लों के बाद डीएनए यहां पे था उसके स्ट्रैंड्स के साथ N15 आइसोटोप मुकम्मल तौर पे जुड़ चुके थे। अब इसने क्या किया? डायग्राम के अगले हिस्से में आप देखें कि N15 वाला जो हमारे पास स्ट्रैंड वाला डीएनए था
उसे अब ग्रो करवाया N14 वाले मीडियम के अंदर। अब वो बैक्टीरिया, वो डीएनए जो N15 के स्टैंड रखता था, जब N14 में ग्रो हुआ तो इसने मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ किस्म की सैंपलिंग की। सबसे पहले इसने N15 वाले स्टैंड को जब रखा ही N14 वाले मीडियम में तो 0 मिनट पे सैंपल लिया, फिर इसने 20 मिनट पे सैंपल लिया और फिर इसने पूरे 40 मिनट पे सैंपल लिया। जब ये तीनों सैंपल आ गए और जो नॉर्मल डीएनए है उसे एज ए कंट्रोल इन तीनों चारों सैंपल्स को इकट्ठा करके सीजियम क्लोराइड की मदद से डेंसिटी के लिहाज से वो चीज़ों को एडजस्ट कर देता है। इसने एक टेस्ट ट्यूब में डाला और फिर हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और फिर इसने रिजल्ट देखा। रिजल्ट ये देखा कि जो हैवियर आइसोटोप वाला एक डीएनए था वो बिल्कुल नीचे बैठ गया, जो लाइटर आइसोटोप वाला था वो बिल्कुल ऊपर चला गया, लेकिन दरमियान में एक नई चीज सामने आई। ना वो लाइटर था ना वो हैवियर था, बल्कि वो दोनों का हाइब्रिड था। यानी कुछ हुआ यूं होगा कि N14 ऊपर N15 नीचे, दरमियान में N14 और N15 का कॉम्बिनेशन आ गया। तो इसने फिर इसकी कंक्लूजन निकाली। इस कंक्लूजन के लिए मैंने छोटे से स्केच बनाए हैं आपके सामने, उन्हें देखते हैं। आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए N15 मीडियम में ग्रो करवाया गया। N15 मीडियम के अंदर जब इसकी ग्रोथ हुई तो दोनों स्टैंड्स में आप देख सकते हैं गौर से N15 जो है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन हो गई। अब इस हैवियर जो डीएनए है उसे N14 वाले मीडियम में उगाया गया। जब N14 वाले मीडियम में उगाया गया तो F1 जनरेशन में यह देखा गया कि हमारे पास N14 और N15 वाले हाइब्रिड बन गए। वही बात जो मैंने समझाई, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, कि एक पुराना स्टैंड और जो नए मीडियम में नए न्यूक्लियोटाइड थे वो N14 वाले थे, तो एक N15 वाला स्टैंड आ गया, एक N14 वाला आ गया, हाइब्रिड बन गया। किसके जरिए? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के जरिए। फिर मजीद F2 जब जनरेशन ली गई तो मुकम्मल तौर पे N14 वाले भी बने और हाइब्रिड भी कायम रहे। तो इस तरह उन्होंने कंक्लूजन निकाली कि जब हम कुछ वक्त के बाद सैंपलिंग करते हैं तो हमारे पास हर तरह के डीएनए आ जाते हैं। जो पेरेंट स्टैंड था यानी N15 वो भी आ गया, जो हमारे पास बिल्कुल F2 का डॉटर स्टैंड है N14 वो भी आ गया, और उसके बाद एक हाइब्रिड आया N14 और N15 का कॉम्बिनेशन, जो इस बात की निशानदेही करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब इसके बाद हम प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को देखेंगे। इस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को समझने से पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें इस पूरे प्रोसेस को कैरी किया गया है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसके पास एक पर्पल कलर का स्ट्रक्चर आ रहा है हेलिकेज, जो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, अनवाइंड कर देगा इसे। फिर ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो डीएनए को आपस में दोबारा से मिलने नहीं देते। इस डायग्राम में आपको ये जो पिंक सा बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। इसके बारे में 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो हमेशा आप देख सकते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, और दूसरा ये कभी भी खुद से स्टार्ट नहीं कर पाएगा रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि आरएनए प्राइमेज आया, इसने ये 10 की तादाद में आरएनए प्राइमर्स ऐड किए। अब यहाँ पे आके डीएनए पॉलीमरेज 3 लगेगा और 5 to 3 डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कर देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट एनिमेटेड जो इमेज है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 अब एडिशन करेगा न्यूक्लियोटाइड की टुवर्ड्स रेप्लिकेशन 4। किस वजह से? इस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड कहते हैं, और जो नीचे वाला स्टैंड है इसमें क्योंकि रेप्लिकेशन का प्रोसेस अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क होगा, इस वजह से इसे लैगिंग स्टैंड कहते हैं। लैगिंग स्टैंड पे होने वाली जो रेप्लिकेशन है उसमें क्या होता है कि प्राइमर्स ऐड हुए, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने नए न्यूक्लियोटाइड ऐड किए लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, जिन्हें ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं।
जो हमारे पास आरएनए प्राइमर ऐड हुए थे उन्हें डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव करता है, डीएनए लाइगेज इन टुकड़ों को जोड़ देता है। अभी ये आपके सामने प्रोसेस फिर से आएगा। ये प्राइमर्स ऐड हुए, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने नए न्यूक्लियोटाइड ऐड किए टुकड़े में, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, उसने यहाँ पे आके क्या किया, वो रिमूव किया और फिर लाइगेज ने जोड़ दिया। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है एक डाइमर के तौर पे एक्ट करता है और डीएनए के मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप करवा के 2 नए स्ट्रैंड बनवाता है। इसका नाम पॉलीमरेज है ही इस वजह से क्योंकि ये पॉलीमर्स बनाता है। आपके सामने लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और प्राइमर्स वगैरह को शो किया गया है। रेप्लिकेशन की इस एनिमेशन में आपने इसके तमाम मेजर जो स्टेप्स थे उन्हें देख लिया। अब MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन मेजर पोर्शंस का पता होना चाहिए वो आपके सामने इंशाल्लाह ताला मैं अभी सारे एलेबोरेट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं इस चीज़ के अंदर कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में मैंने एक चीज़ लिखी है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रही है, होती तो ये यूकैरियोट्स के अंदर भी है। फिर मैंने प्रोकैरियोट्स क्यों लिखा, उसकी एक वजह है। हमारी बुक के अंदर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस शो किया गया है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। अब प्रोकैरियोट्स में भी किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, जिसे एस्क्रेशिया कोलाई कहते हैं। एस्क्रेशिया साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस बैक्टीरिया को दरियाफ्त किया। कोलाई कोलन से निकला और आप लोगों को कोलन पता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये नॉर्मली एज ए माइक्रोफ्लोरा हमारी इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर यूज होने वाले सबसे पहले मेजर एंजाइम्स और दूसरे फैक्टर्स को हम देखेंगे। मैंने एक स्केच में आपके सामने इन्हें दिया है कि सबसे पहले आपके पास मेन चीज जो यूज होती है वो है डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम्स। यही वो मेन एंजाइम्स हैं जिन्होंने रेप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। इसमें भी 3 टाइप्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम एज ए स्पोर्टर होता है, ये स्पोर्टिंग रोल प्ले करता है। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो आरएनए प्राइमर्स, वीडियो में भी आपने एनिमेशन में देखा कि जो आरएनए प्राइमर्स लैगिंग स्ट्रैंड पे लगे होते हैं उनको रिमूव करवाना इसी का काम था। दूसरे नंबर पे आपके पास यहां पे है डीएनए पॉलीमरेज 2। ये डीएनए पॉलीमरेज 2 एक तो प्रूफ रीडिंग का काम करता है और दूसरा इसका काम रिपेयरिंग होता है थ्रू आउट द लाइफ, कि अगर कहीं से पूरी जिंदगी में डीएनए का कोई टुकड़ा खराब होता है तो रिपेयर करना भी तो किसी को चाहिए ना। तो रिपेयरिंग का काम जो है वो किसका है, डीएनए पॉलीमरेज 2 का। और डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है, मेन एस्क्रेशिया कोलाई का एंजाइम है। 10 टाइम बड़ा है डीएनए पॉलीमरेज 1 की निस्बत। 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड इसकी स्पीड है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में जब रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है। ये एक डाइमर की सूरत में होता है। डाइमर की सूरत में होने की वजह से इसे बहुत ज्यादा पोटेंशियल मिल जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन को बखूबी करवा सके। डीएनए पॉलीमरेजेस के बाद कुछ और एंजाइम भी हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जो हमारी बुक में नहीं है और बहुत अहम है वो है डीएनए गायरेज, या जिसे टोपोआइसोमरेज कहते हैं। टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज का काम क्या है, मैंने ये दिया हुआ है कि जब डीएनए के हेलिक्स की फॉर्म में है तो इसे खोलना भी तो है ना, लीनियर करेंगे तो अगला प्रोसेस शुरू होगा ना रेप्लिकेशन का, तो इसे अनकॉइल कर देना, डीएनए पर से स्ट्रैंड, वो जो दबाव है घुमाव का उसे खत्म कर देना और स्ट्रैंड्स को सीधा कर देना, इस चीज को हम नाम देते हैं अनकॉइलिंग। और कर कौन रहा है, डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज। उसके बाद आपके पास एंजाइम है आरएनए प्राइमेज। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद से रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता तो इसे जरूरत है हेल्प की, तो आरएनए प्राइमेज हेल्प करता है। आरएनए प्राइमेज 10 की तादाद में प्राइमर्स को ऐड करता है, आपने एनिमेशन में देखा, और उन प्राइमर्स को रीड करते हुए डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम कर पाता है।
उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम हेलिकेज है। जब डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन अप करना होता है, अनजिप करना होता है, तो जो एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के, बड़ा अहम एमसीक्यूज है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के क्या करता है, अनजिप कर देता है डीएनए के स्ट्रैंड को, उसे बोलते हैं हेलिकेज। उसके बाद हमारे पास जो एंजाइम है लाइगेज है। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जब बनते हैं, वो जो लैगिंग स्ट्रैंड पे बनने वाले टुकड़े हैं उनको आपस में जोड़ना भी तो है, वो तो एक यूं टुकड़ों की फॉर्म में बना हुआ है, तो कुदरत ने उन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम जिस एंजाइम को दिया है वो एंजाइम है लाइगेज। यहां पे मैंने एक और चीज का भी जिक्र किया है, वो है एसएसबी। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनका क्या फंक्शन है थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैंने एनिमेशन में इसका जिक्र कर भी दिया था। अब रेप्लिकेशन के प्रोसेस के कुछ स्टेप्स की तरफ चलते हैं। इसका पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन या एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। तीनों नाम हैं, एलोंगेशन भी कहते हैं, एक्सटेंशन भी कहते हैं और पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, और आखिरी है टर्मिनेशन, इख्तिताम। यानी कुल मिला के 3 स्टेजेस होती हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस की। अब यहां पे इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि डीएनए के मॉलिक्यूल में किस जगह पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। हर जगह पे नहीं होती, खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसे हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और एक डीएनए के मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा ओरिजिन्स हो सकती हैं। अब जब एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं, तो अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन की तरफ, जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें क्लियर करेगा। यहां पे मैंने एक मुकम्मल बुक वाली ही तकरीबन डायग्राम आपके सामने बनाई है, तो मैं पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक यहां पे मैनुअली भी आपको बता देता हूं, एनिमेशन में आप ये चीजें देख चुके हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, गायरेज ने इसकी स्ट्रेन, इसके ऊपर जो लगा हुआ जोर है उसे कम किया और इस स्ट्रैंड्स को इस काबिल किया कि ये लीनियर हो सकें ताकि इन्हें अनजिप किया जा सके। डीएनए गायरेज की इस हेल्प के बाद यहां पे ये जो आपको मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है हेलिकेज आता है। हेलिकेज इसके अंदर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हुए यहां पे 2 शाखें क्रिएट कर देता है, 2 फोर्क्स क्रिएट कर देता है। इसके बारे में 2 चीजें आती हैं, एक तो फोर्क शाख को भी कहते हैं कि ये 2 शाखी स्ट्रक्चर बन गया, इस वजह से इस पूरी एरिया को रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। और एक दूसरी बात कही जाती है क्योंकि इसकी शक्ल वो खाना खाने वाले कांटे जैसी होती है, उसे भी फोर्क कहते हैं। तो ये फोर्क शाखों की वजह से भी आ सकता है, फोर्क उस खाना खाने वाले कांटे की वजह से भी आ सकता है। तो अभी तक डीएनए गायरेज इसने स्ट्रेन खत्म की, अनकॉइल किया, हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए अनजिप कर दिया गया, और ये जो बबल बनी है जहां से ये एरिया खुला है, ये पर्टिकुलर एरिया रेप्लिकेशन फोर्क कहलाता है। अब हमारे पास ये ब्लू में जरा देखिएगा, पेरेंट स्ट्रैंड का ये 3 एंड है, इसी तरह ये ब्लू में नीचे 5 एंड है। ये मैंने क्यों कहा, इधर बड़ा अहम पॉइंट समझाना है जो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है और वीडियोस में भी, एनिमेशंस में भी ये क्लियर नहीं होता, ये मैनुअली ही समझ आना है। अब होता क्या है, यहां पे सबसे पहले हमारे पास ये डीएनए पॉलीमरेज 3 मैंने बनाया हुआ है, ये नहीं आता। यहां पे सबसे पहले इस जगह पे आता है आरएनए प्राइमेज, और ये जो मैं ग्रीनिश आपके सामने बना रहा हूं, ये यहां पे 10 की तादाद में प्राइमर्स ऐड करता है, जिन्हें रीड करता है ये डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये एक नया स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट कर देता है बिल्कुल सीधा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये उस तरह डायरेक्शन जा रही है किसकी तरफ, रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ। अब यहां पे एक अहम बात है कि 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज 3 एडिशन तो करता है न्यूक्लियोटाइड की, लेकिन किसके 5 to 3 डायरेक्शन में, क्या पेरेंट स्ट्रैंड की कि क्या नए जो आने वाला ग्रोइंग स्ट्रैंड है उसकी? तो आंसर इसका यह है कि हमेशा ग्रोइंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 to 3 एंड होती है, पेरेंट की नहीं। अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऊपर तो 3 है, हम
हमने पढ़ा है 5 to 3 है भाई, हाँ ये 5 to 3 ही करता है, लेकिन ग्रोइंग स्ट्रैंड के करता है। इस वजह से अब ये स्ट्रैंड जिसके ऊपर ये पॉलीमराइजेशन 5 to 3 एंड की तरफ हुई, इसे हम नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड का। अब ये जो आपके सामने लीडिंग स्ट्रैंड आ गया है, इसमें तो मसला कोई नहीं हुआ, पूरे का पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस सीधा होता गया। अब यहां पे एक और मसला है, नीचे देखें, ये हमारे पास 5 to 3 एंड उधर है, इधर से 5 to 3 एंड जो हमारे पास नया ग्रोइंग चेन है उसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो हमें वन वे आना पड़ेगा, हमें ऑपोजिट में आना पड़ेगा। तो यहां पे डीएनए पॉलीमरेज 3 आके एडिशन यूं छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में करवाएगा, और ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट, जिनकी 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड तादाद है प्रोकैरियोट्स में और 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड तादाद है किनमें? यूकैरियोट्स में। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, अब इनको जोड़ना भी तो है, जोड़ने वाला कौन है? लाइगेज है। बुक में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन नहीं दिखाया गया, लेकिन मैंने एनिमेशन में बताया कि यहां पे जो प्राइमर्स लगे होते हैं, उन प्राइमर्स को रिमूव करवा के लाइगेज के लिए रास्ता सीधा करना डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। ओके हो गया जी। अब आप परेशान हो जाएंगे कि सर आपने 3 स्टेजेस लिखी, लेकिन इधर आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, कुछ भी आपने इनके बारे में नहीं बताया। तो जब आप ये समझ चुके हैं ना प्रोसेस, तो पूरे का पूरा ये आपको ये स्टेजेस वाला मामला भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो इनिशिएशन है, ये क्या है? गायरेज का आना, हेलिकेज का आके इन स्ट्रैंड्स को ओपन अप करना और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का यहां पे आके लगना, ताकि डीएनए के ये स्ट्रैंड फिर से मिल ना जाएं, इसे बोलते हैं इनिशिएशन। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 का आके लीडिंग, और ये जो अवे स्टैंड बन रहा था, यानी जो हमारे पास लैगिंग स्टैंड बना है, इस लैगिंग स्टैंड की कंस्ट्रक्शन करवाना, ये क्या कहलाता है? एलोंगेशन कहलाता है। और फिर आखिर में डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर्स जो मूव करता है उसे, और लाइगेज जो है इन्हें जोड़ता है, और जोड़ के एक मुकम्मल जो हमारे पास लैगिंग स्टैंड पे भी नया ग्रोइंग स्टैंड बन जाता है, इसे हम नाम देते हैं टर्मिनेशन का। और आखिरकार एक डीएनए, मैंने जो स्टार्ट में डेफिनेशन बोली थी, खुल के 2 नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, यह प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन। अगेन मैं वही बात करूंगा, हर एक स्टेप पे एमसीक्यूज हैं। आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ें, प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा होगा। अल्लाह निगहबान।